नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक द फर्स्ट फ्लाइट और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मिजबिल द ऑटर। और ऑटर होता है एक ऊद बिलाव और उस ऊद बिलाव का नाम ही रखा गया है मिजबिल। तो आपको परिचय करा देती हूँ। मिजबिल द ऑटर का मतलब है कि एक मिजबिल नाम का ऊद बिलाव। और आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो नरेटर हैं वो ये कहते हैं कि मैं एक बार एक ऊद बिलाव को ले आया पालने के लिए, क्योंकि मेरे डॉगी की डेथ हो गई थी तो मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझे राय दी कि तुम एक ऑटर पाल लो, और मेरे दिमाग में भी ये विचार चल रहा था। उसके बाद वो ऑटर ले आते हैं और उस ऊद बिलाव को घर में लाने के बाद में जो ऊद बिलाव की जो एंट्री होती है घर के अंदर, क्या क्या बदलाव होते हैं, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिजबिल द ऑटर जो चैप्टर है आपका, और उसका पार्ट नंबर 1 ऑटर्स एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, यानी कि 1956 के शुरुआत के दिनों में मैं दक्षिणी इराक की यात्रा पर गया। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और तब तक मेरे दिमाग में एक विचार आ गया था कि मुझे रख लेना चाहिए एक ऊद बिलाव को इंस्टेड ऑफ डॉग, बजाय एक कुत्ते के। एंड दैट कैमस फेरना रिंच्ड बाय वाटर a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment। और उसके बाद में वो ये कहते हैं जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसका नाम है कैमस फेरना। तो वो कहते हैं कैमस फेरना एक ऐसी जगह है जो कि पानी से घिरी हुई है, यानी पानी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और जो ऑटर होते हैं उनको पानी में रहना बहुत पसंद होता है। इसलिए वो कहते हैं एंड दैट कैमस फेरना रिंच्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, यानी अगर देखा जाए तो दरवाजे से ज़्यादा दूर नहीं है, वो जो पानी वाला जो इलाका है वो वहाँ से वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा, एमिनेंटली मतलब होता है अत्यधिक सही जगह होगी एक ऑटर को रखने के लिए और इस प्रयोग को करने के लिए। एक सूटेबल स्पॉट होगा, यानी यहाँ पर मैं ये प्रयोग करके देख सकता हूँ कि मैं एक ऑटर ले आऊँ और उसको अपने पास रख लूँ। तो क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब होता है एक विचार मस्तिष्क में आना। ऑटर का मतलब है ऊद बिलाव। अ स्टोन्स थ्रो मतलब एक बहुत ही कम दूरी पर, और एमिनेंटली का मतलब होता है अत्यधिक। चलिए आगे देखते हैं। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने इसके बारे में ऐसे ही साधारण तरह ही अपने दोस्त को ये बात बताई, कैजुअली यानी साधारण तौर पे, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। तो जिस तरह से मैंने उसको साधारण ही ये चर्चा करी थी, उसी तरह से उसने भी साधारण रूप से ही मुझे जवाब दिया, और उसने कहा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम टिग्रिस के जो दलदल है, टिग्रिस मार्शेस जो हैं, वहाँ से तुम ये ऊद बिलाव लेके आओ, क्योंकि फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि वहाँ पर ये इतने ज़्यादा कॉमन है, यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ मच्छर पाए जाते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और उनको जो अरब जो लोग हैं वो पालते भी हैं, उनके द्वारा उनको पाला भी जाता है। We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe। और वो कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त दोनों के दोनों बसरा एक जगह का नाम है, वहाँ जा रहे थे। टू द कंसुलेट जनरल, वहाँ पर वो एक दूतावास में जा रहे थे ताकि वहाँ से वो अपनी मेल को कलेक्ट कर सकें। एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप, और वो जो मेल थी वो उनको कहाँ से आने वाली थी, यूरोप से प्राप्त होने वाली थी। तो वो कहते हैं इसलिए हम वहाँ पर कंसुलेट जनरल का जो ऑफिस था, कार्यालय था, वहाँ पर गए ताकि हम वहाँ से अपनी मेल को प्राप्त कर सकें। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड, और वहाँ पर उस जगह पर हमारे को उस दूतावास में हमें ये पता चला that my friend's mail had arrived but that mine had not, कि अभी तक
जो मेरा दोस्त है उसकी डाक तो वहाँ पे आ चुकी थी, मेल आ चुकी थी, लेकिन मेरी मेल अभी तक नहीं प्राप्त हुई थी। तो वहाँ पर जाने के हम बाद में हमारे को उस वाणिज्यिक दूतावास में जब हम गए तो ये पता चला। आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड आई ट्राइड टू टेलीफोन। वो कहते हैं मैंने पहले इंग्लैंड में केबल किया यानी तार के द्वारा सूचना भेजी, और जब 3 दिन तक मेरे पास जवाब नहीं आया तो फिर मैंने फ़ोन करने की सोची, तो मैंने कोशिश करी फ़ोन करने की। अब आप सोचेंगे 3 दिन का इंतज़ार क्यों किया, 3 दिन पहले ही फ़ोन कर लेता। तो बच्चों ये जो फ़ोन है ये मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं होता था। पहले ये जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे इनमें भी बहुत सारी समस्याएं आती थी, ट्रंक कॉल्स वगैरह बुक करने होते थे। क्या समस्याएं आई वो हम देखते हैं। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। सबसे पहले अगर आपको कोई फ़ोन करना पड़ता था तो उस कॉल को आपको 24 घंटे पहले बुक करना पड़ता था। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, और पहले दिन वो जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, यानी जो टेलीफोन लाइन थी वो ख़राब थी। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड, और दूसरे दिन वो जो एक्सचेंज थी जहाँ से टेलीफोन कॉल बुक किया जाता था वो बंद था। फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, क्योंकि वहाँ पर एक धार्मिक छुट्टी थी जिसके कारण ऑफिस बंद था। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, केबल का मतलब होता है तार भेजा। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन। तीसरे दिन दोबारा से वो जो लाइन है वो ख़राब हो गई, ब्रेकडाउन हो गया। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मेरा जो दोस्त है वो वहाँ से चला गया और मैंने उससे मिलने के लिए 1 हफ्ते बाद उससे मिलने के लिए मैंने पूरी व्यवस्था करी। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, यानी उसके भी जाने के 5 दिन बाद में मेरी जो मेल है वो वहाँ पहुँची। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड देयर, मैं उसको साथ में अपने शयन कक्ष में ले गया ताकि मैं उसको पढ़ सकूँ। स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs देयर, वहाँ पर आलती पालती मार के बैठे हुए थे। ऑन द फ्लोर, ज़मीन के ऊपर 2 अरब, यानी वो कहते हैं जब मैं अपनी डाक लेके गया कमरे में शयन कक्ष में पढ़ने के लिए तो मैंने देखा कि वहाँ पर 2 अरब जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पर आलती पालती मार कर बैठे हुए थे। एंड बिसाइड्स देम ले अ सैक, और उनके बगल में एक बोरा पड़ा था। दैट स्क्रिम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि बारी बारी समय समय पे हिल डुल रहा था, यानी उसमें कुछ हलचल हो रही थी उस बोरे के अंदर। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और उसके बाद में उन्होंने मुझे मेरे एक दोस्त के द्वारा एक जो नोट भेजा गया था, वो जो चिट्ठी थी वो मुझे पकड़ाई। हेयर इज़ योर ऑर्डर, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर है आपका ऑर्डर, यानी वो मेरा ऑर्डर लेके आए थे, ऊद बिलाव लेके आए थे जो मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए भिजवाया था। स्क्वेटिंग का मतलब होता है पालती मारकर बैठना, स्क्विम का मतलब होता है इधर उधर हिलना डुलना। चलिए अब ऑर्डर मिल गया है फाइनली नरेटर को, अब देखते हैं आगे क्या होता है। विथ द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फेज ऑफ माई लाइफ, तो वो कहते हैं जैसे ही मैंने उस बोरे को या थैले को खोला तो मेरी ज़िंदगी का एक नया युग शुरू हुआ, यानी नया फेस मेरी लाइफ में आया। और वो क्या था, दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, और वो अभी तक वो जो फेज शुरू हुआ वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, यानी जो मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया उस दिन से वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो अब ख़त्म भी नहीं होने वाला, यानी मेरे जाने के साथ ही ख़त्म होगा, उससे पहले वो ख़त्म भी नहीं होने वाला। वो जो एक दौर शुरू हुआ है, फेज़ का मतलब होता है दौर, तो ये जो एक नया दौर शुरू हुआ इस ऑर्डर के आने से वो उस दिन शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और आगे मेरे साथ जब तक मैं रहूँगा तब तक चलता रहेगा। इट इज़ इन इफेक्ट अ thraldom to otters and otter's fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। अब ये कह रहे हैं क्योंकि इनको वो जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है तो वो अपने आप की तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो लोग पहले से ऑर्डर को रख रहे हैं या जो उनको पालते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो दास्ता है ऑर्डर के प्रति ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली।
स्टैलड्रम का मतलब होता है दास्ता और फिक्सेशन का मतलब होता है असामान्य लगाव। तो ये कहते हैं जब इस ऑटर को मैंने देखा और इसके प्रति जो मेरी दास्ता जो शुरू हुई और एक असामान्य लगाव जो मैंने इसके प्रति महसूस किया, that I have since found to be shared by most other people, तभी मुझे पता चला कि वो ही सेम एक्सपीरियंस और भी लोगों के साथ में अनुभव किया जाता होगा, who have ever owned one, जिन्होंने कभी भी एक ऑटर को अपने यहाँ पे पेट के रूप में रखा होगा। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small। अब वो ये कहते हैं कि दिखने में काफ़ी छोटा सा है ये हमारा जो ऑटर है। क्रीचर मतलब होता है प्राणी। दैट emerged फ्रॉम दिस सैक, emerge का मतलब होता है उस बोरे में से बाहर निकलना, सैक यानी बोरा और emerge मतलब निकलना। तो द क्रीचर वो जो प्राणी निकला उस बोरे में से ऑन दी स्पेशियस टाइल, यानी जब उस बोरे में से उसको निकाल के खुली जगह पर उन टाइलों के ऊपर छोड़ा गया, ऑफ द कंसोलेट बेडरूम, वो जो एक छोटा सा बेडरूम था उसकी जो फ्लोर था उस पे जो टाइलें लगी हुई थी उस पे जब उस ऑटर को बाहर निकाला गया, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मीडिएवली कंसीव्ड ड्रैगन। तो वो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पुराने ज़माने में एक ड्रैगन की कल्पना की जाती थी, दिखने में वो उसका जैसा दिखाई दे रहा था जब उसको बोरे में से बाहर निकाल के टाइल पे रखा गया। रिजेंबल्ड का मतलब होता है मेल खाना यानी सादृश्य होना। मेडिवियली कंसीव्ड का मतलब होता है मध्यकाल के काल्पनिक। सिमेट्रिकल मतलब होता है संतुलित ढंग से। पॉइंटेड स्केल्स यानी नुकीली परतें। और मड आर्मर मतलब मिट्टी का कवच। और मोल का मतलब होता है छछूंदर। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं वो। मीडिएवली कंसीव्ड ड्रैगन यानी पुराने ज़माने में प्राचीन काल में जो ड्रैगन की जो कल्पना करी जाती थी उसके जैसा ये हमारा छोटा सा जो ऊद बिलाव है वो दिखाई दे रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, यानी हेड टू टिप का मतलब होता है सिर से लेके अपनी पूंछ तक। ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, यानी वो पूरा का पूरा वो जो है वो पूरा सना हुआ था संतुलित ढंग से। यानी सिमेट्रिकल का मतलब होता है पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मिट्टी से वो सना हुआ था, यानी एकसार मिट्टी उस पर लगी हुई थी। ऑफ मड आर्मर यानी मिट्टी का जैसे पूरा उसको पोत दिया गया हो, इस तरह से वो कवच सा बन गया था उसके ऊपर, ऐसा वो दिखाई दे रहा था। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। मोल का मतलब होता है छछूंदर। अब वो ये कह रहे हैं जब वो बाहर निकाला गया उस बोरे के अंदर से तो हमने देखा कि वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, सिर से लेके पूंछ तक मिट्टी से सना हुआ था। और सना हुआ भी बिल्कुल एकसार सना हुआ था, यानी ऐसा नहीं था कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, पूरा सिमेट्रिकल ढंग से जैसे पूरा उसके अंदर से नहा के आया हो मिट्टी में से, ऐसा वो दिख रहा था। और बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट, और जो उसका ऊपर का जो हिस्सा था वहाँ पे थोड़ा सा कहीं पर हल्का सा सॉफ्ट सा मखमली सा हिस्सा भी दिखाई दे रहा था, फर जैसा। लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, और दिखने में वो चॉकलेट जैसे रंग का एक छछूंदर सा जो होता है, छछूंदर होता है उसके जैसा उसका पूरा का पूरा जो कलर है वो दिखाई दे रहा था। आगे देखते हैं। ही शुक हिमसेल्फ, ये देखिए ये है ऊद बिलाव। आप लोग इतनी देर से सोच रहे होंगे कि कैसा है क्या है, हमने कभी देखा नहीं, तो आप देखिए ये ऊद बिलाव है जिसकी आज हम पूरी कहानी पढ़ रहे हैं और लोग इसको पालते भी हैं। अरब लोग इसको बहुत ज़्यादा पालते हैं। जिस तरह से हम लोग डॉग, कैट, हॉर्स इन सब को पालते हैं, पालतू जानवर होते हैं, वैसे ही कि पालतू प्राणी है जिसको वहाँ के लोग घर पे रखते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में टिग्रिस के जो मार्शेस हैं वहाँ पर पाया जाता है। टिग्रिस की जो दलदल है वहाँ पे पाया जाता है। उस दलदल में रहने के कारण ये जो मिट्टी जो हमने देखा पूरी की पूरी इसकी जो बॉडी है उस पर चिपकी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ही शुक हिमसेल्फ, शुक का मतलब होता है हिलाना। आपने कभी पक्षियों को देखा है जैसे वो पानी से भीग जाते हैं तो हिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी बाहर की तरफ छिटकता है, उसको बोलते हैं शुक करना। ही शुक हिमसेल्फ एंड
आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो मुझे ऐसा थोड़ा उम्मीद थी कि मिट्टी जो है वो उड़ेगी जब वो अपने आप को हिलाएगा, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले 1 महीने तक दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द वाटर, कि मुझे 1 महीना लगा उसके ऊपर से वो जो इतनी मिट्टी चिपकी हुई थी वो पूरी की पूरी तरह से हट जाए। 1 महीना लग गया उसको सही ढंग से मैं देख पाऊँ कि वो कैसा है। जहां वो कल्पना कर रहा था कि वो थोड़ा हिलेगा और उसकी मिट्टी झड़ जाएगी, वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सना हुआ था। तो जो नरेटर हैं वो ये कहते हैं कि बस वो क्या था, वो तो पूरा का पूरा हिल गया लेकिन उसके अंदर से कहीं मिट्टी निकली नहीं, और मुझे बल्कि 1 महीना लगा सही तरीके से उसकी पूरी मिट्टी के बिना उसको उसका शरीर में देख पाऊँ। यानी वो उसको रोज़ साफ़ करता होगा और धीरे धीरे वो मिट्टी झड़ी और वो असली रूप में दिखाई दिया, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। यानी कि 1 महीने बाद में वो अपने सही रंग में, यानी जिस तरह का वो असल में था, वो दिखाई दिया। तो ये देखिए इस तरह का होता है ऊदबिलाव। मिजबिल एज आई कॉल द ऑटर, और फिर वो कहते हैं मैंने उस ऑटर का नाम मिजबिल रखा, मैं उसको मिजबिल कह के बुलाने लग गया। वॉज इन फैक्ट, क्योंकि वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, क्योंकि वो एक ऐसी प्रजाति का था जो कि पहले विज्ञान में कहीं पर भी जिसकी चर्चा नहीं हुई थी, यानी वैज्ञानिक उसके बारे में नहीं जानते थे। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाय जूओलॉजिस्ट ल्यूट्रागेल परस्पिसिलिएट। यानी अब वो ये कहते हैं, क्रिस्टन का मतलब होता है नामकरण करना, ऐसे जूओलॉजिस्ट के द्वारा उनका नामकरण किया गया। जूओलॉजिस्ट होते हैं जंतु विज्ञानी। वो जो जंतु विज्ञानी थे जिन्होंने और स्टडी करी और उन्होंने ऊदबिलाव का पता लगाया, तो उन्होंने फिर उसका नामकरण किया क्रिस्टन बाय जूओलॉजिस्ट और ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलिएटा। और उन्होंने उसको कौन सी प्रजाति का बताया, उन्होंने उसको बताया कि ये ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलिएटा प्रजाति का ये ऊदबिलाव है। ऑटर का मतलब होता है ऊदबिलाव। चलिए, मैक्सवेली, यानी ये पूरा जो नाम है वो उन्होंने कहा, क्योंकि और मैक्सवेल्स ऑटर, कि ये उस व्यक्ति का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसकी खोज करी कि भाई ऑटर नाम का भी कोई प्राणी है। तो क्योंकि उसके नाम के पीछे लास्ट में मैक्सवेली लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैक्सवेलीज ऑटर भी कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। यानी जब अब वो ले तो आए और ऑटर को अपने घर पर, लेकिन वहाँ लाने के बाद में 24 घंटे तक वो जो ऊदबिलाव था वो ना ही तो उग्र दिख रहा था और ना ही वो दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। He was simply aloof and indifferent. अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है एक दूरी बनाए हुए रखी थी उसने मुझसे, यानी ना तो वो गुस्सा हो रहा था, ना वो दोस्ती वाला स्वभाव दिखा रहा था, सिर्फ उसने मुझसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था, मुझसे काफ़ी दूरी पर वो बैठा हुआ था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। और उसने फ्लोर मतलब होता है फर्श, फर्श के उस हिस्से को चुन रखा था जो मुझसे जितना ज़्यादा दूर हो सकता था उतने उस कोने पे जाके वो वहाँ पे बैठा हुआ था। जितना संभव हो सकता था मेरे बेड से वो उतनी दूर जाके बैठा हुआ था। हॉस्टाइल का मतलब होता है उग्र और क्रुक का मतलब होता है मोड़ या घुमाव। द सेकेंड नाइट यानी दूसरी रात को मिजबिल केम ऑन टू माई बेड। दूसरी रात को मिजबिल जो है वो अपने आप ही मेरे बिस्तर पे आ गया। in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea। और दूसरे दिन अब वो क्या हुआ, पहले दिन तो उस ऊदबिलाव ने बहुत दूरी बना के रखी, उसके बेड से भी एकदम दूर, जो सबसे लास्ट छोर था वहाँ जाके वो बैठा। दूसरी रात को धीरे धीरे जब उसको थोड़ी उस जगह से लगाव होने लगा और उसको लगा कि हाँ मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, तो वो धीरे धीरे चल के कहाँ पहुँच गया, जो नरेटर हैं उनके बेड के ऊपर आ गया और उनके क्रुक ऑफ माई नीज। क्रुक ऑफ नीज का मतलब होता है जैसे आपका जो पाँव होता है आप उसको मोड़ते हो और ये जो बीच की जगह होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका पाँव है और ये जो जगह होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं, ये नी है आपकी, और इस हिस्से पे आके वो बैठ गया, यानी वहाँ आके वो सो गया जब नरेटर सो रहे थे। तो इस जगह पे आके उसने आराम किया।
इन द क्रुक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी। और तब तक वो वहाँ पे सोता रहा जब तक कि जो नौकर है वो चाय नहीं लेके आ गया। इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जब वो नौकर चाय लेके आया तब तक वो वहाँ पे सोता रहा। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता या विरक्तता, यानी वो जो अपने आप को काफ़ी दूर दूर मुझसे रखा हुआ था उसने, और काफ़ी वो थोड़ा सा जो उदास महसूस कर रहा था उसको धीरे धीरे उसने छोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि अब वो अडेप्ट करने लग गया था मेरे इस रूम के और घर के एटमॉस्फेयर में, यानी थोड़ा वो खुश होना शुरू हो गया। तो एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी, यानी दिन के दौरान धीरे धीरे उसने अपनी उदासीनता खोनी शुरू कर दी। वो थोड़ा अच्छा मोड में आने लग गया। एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और धीरे धीरे उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया अपने आसपास के वातावरण में। यानी वो अब थोड़ा सा घुलने मिलने लग गया था, और चारों तरफ जो उसका माहौल था उसमें उसको अच्छा लगने लग गया। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। अब वो कहते हैं मैंने फिर उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, यानी उसके शरीर पे बांधने वाली एक बेल्ट बनाई, जिससे कि मैं उसको थोड़ा अपने साथ भी रख सकूं और वो थोड़ा लूज़ भी रहे। जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं उसको हम पट्टा पहनाते हैं, उस हिसाब से उसने उसकी एक बॉडी बेल्ट बनाई। और उस बॉडी बेल्ट के लिए टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और उसकी लंबाई जो है वो इतनी रख दी कि वो आराम से बाथरूम तक जा सके और आ सके। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। और जब वो उसको वहाँ पे बाथरूम में लेके गया तो आधे घंटे तक वो एकदम पागल सा हो गया, पानी को देख के इतना खुश हो गया कि वो आधे घंटे तक उस पानी के अंदर प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट। प्लंगिंग का मतलब होता है डुबकी लगाते हुए, और रोल का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो वो पानी में कभी डुबकी लगा रहा था, कभी गोल गोल घूम रहा था, यानी वो बहुत मस्ती करता है उस पानी के अंदर, क्योंकि उसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। और क्या कर रहा था, जिस बाथ टब में उसको डाला गया है, जिस बाथ टब में वो अपने आप ही चला गया, उसके बाद में पहले वो उछल रहा था पानी के अंदर, फिर उसमें रोलिंग कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था, फिर उसके बाद में वो क्या कर रहा था, ऊपर से एकदम पानी में कूदता था और जो टब का जो पैंदा है वहाँ तक टच करके वापस ऊपर आता था। जैसे कि बाथ टब की जो पूरी लंबाई है पानी के अंदर वो पूरी नाप रहा हो, पूरे मज़े ले रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश। स्लॉश का मतलब होता है कि जैसे हम कीचड़ में लिथड़ जाते हैं उस तरह से पूरा उस पानी में लिथड़ रहा था और बहुत मज़े कर रहा था। एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। हिप्पो होता है हिप्पोपोटामस, आपने देखा होगा कि ये जो दरियाई घोड़ा होता है जब ये पानी के अंदर जाता है, इसका शरीर हैवी होता है, तो जब ये पानी के अंदर जाता है तो पानी एकदम से उछलता है, क्यों? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। उसी तरह से ये पानी के अंदर उछल रहा था, कूद रहा था, तो पानी भी स्प्लैश हो रहा था, यानी उछल के बाहर आ रहा था। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। और ये मेरे लिए सीखने वाली बात थी कि ये जो ऊद बिलाव होते हैं ये इनकी एक कैरेक्टर स्केच होता है, यानी ये उनका एक तरीका होता है कि उनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये एक विशेषता होती है ऊद बिलाव की कि वो पानी देखते ही पागल सा हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक। उसका ये कहने का मतलब है कि ये जो ऊद बिलाव होते हैं ना, इनको पानी रुका हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमेशा चाहते हैं कि पानी बहती हुई स्थिति में हो, तो जहाँ इनको पानी दिखता है वहीं उसमें उसको हिला देते हैं, उसमें उछलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पानी बोलता हुआ इन्हें दिखना चाहिए। स्टिल पानी जो है वो इनको पसंद नहीं है, रुका हुआ पानी पसंद नहीं करते। तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, यानी पानी की हर बूंद जो है वो बोलनी चाहिए। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। और उसको एक्सटेंड करना मतलब फैला देना चाहिए, स्प्रेड मतलब फैला देना चाहिए, और एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना चाहिए। तो ये कहते हैं उस पानी की बूंद को ये पूरा चारों तरफ फैला देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको एक जगह रखना पसंद नहीं करते। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन द स्प्लॉश्ड
इन until it overflows। और दूसरी बात एक और बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपने कोई बर्तन है जिसके अंदर पानी भर के रख दिया है, तो ये क्या करते हैं, उसको तुरंत उड़ेल देते हैं, उसको उल्टा करके पानी को फैला देते हैं। तो इस तरह की इनकी जो एक कैरेक्टर स्केच है, ये एक विशेषता है ऑटर्स की। तो अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, जैसे ही पानी का दिखता है उसको ये टर्न कर देते हैं। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर मान लीजिए उसको वो नहीं पलट पाते किसी कारण से, बी सैट इन द स्प्लॉश्ड इन until it overflows, वो उसके अंदर घुस जाते हैं, उछलते रहते हैं जब तक कि उसका सारा पानी जो है उससे बाहर ना आ जाए। तो बहुत मस्ती करते हैं। पूरा एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से बता रहे हैं वो, कि वो पानी को पूरा फैला देता है ऑटर, चारों तरफ रुका हुआ पानी उसको पसंद नहीं है। फिर उसको कोई बोल दिखता है पानी का तो उसको वो उड़ेल देता है, क्योंकि उसको तो पानी को फैलाना है और उसमें मस्ती करनी है। पर अगर किसी कारण से वो बर्तन से पानी को नहीं उड़ेल पाता तो वो खुद उसके अंदर घुस जाता है और उस पर इतने छपाक से खेलता है कि जब तक उसका सारा पानी बाहर नहीं आ जाए वो चैन से बैठता नहीं है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, उनका ये मानना होता है कि पानी जो है उसको मूव करते रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, यानी ये काम तो करना ही है, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि जहाँ पानी दिखे उसको फैला दो और उसको आगे मूवमेंट में ले आओ। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, लेकिन अगर उनको कभी भी रुका हुआ पानी दिखता है तो वो ये सोचते हैं कि ये पानी जो है वो ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है रुका हुआ पानी। एंड प्रोवोकिंग, और वो उनको थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित करता है, प्रोवोक करता है, यानी थोड़ा उनका स्वभाव जो है उसको बदल देता है और उनको अपनी तरफ उकसाने लग जाता है कि इस पानी को तुम्हें फैलाना ही है। तो वो उकसने लग जाते हैं जब भी उनको कभी कहीं पर एक जगह रुका हुआ पानी दिखाई देता है, उत्तेजित हो जाते हैं उसको देख के। प्रोवोकिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा, सो टू स्पीक यानी जिसे कहा जाए, प्रोवोकिंग यानी उकसाने वाला। चलिए आगे देखते हैं। 2 days later, 2 दिन के बाद, मिजबिल escaped from my bedroom, मिजबिल मेरे कमरे से कहीं बाहर चला गया। escape का मतलब होता है बच निकलना, कहीं बाहर चला गया। as I entered it and I turned to see his tail, जैसे ही मैंने मेरे बेडरूम के अंदर जब मैं घुसा तो मुझे वो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, वो कहीं चला गया था। लेकिन I turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor, तो मुझे उसकी थोड़ी सी जो पूँछ है वो दिखाई दी। I turned to see his tail, मैंने मुड़ के जब उसकी देखा तो उसकी जो पूँछ है वो मुझे दिखाई दी, जो डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, और मैंने देखा कि जो गलियारा था उसके कोने पे मुझे उसकी पूँछ दिखाई दी और वो कहाँ जा रहा था, वो बाथरूम की तरफ जा रहा था। तो एक दिन अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है और जब बेडरूम में वो दिखाई नहीं देता तो जब जो नरेटर हैं वो उसके पीछे जाके देखते हैं, ढूंढते हैं उसको, तो वो कॉरिडोर में उसकी पूँछ दिखाई देती है। और पूँछ जब वो उसको वापस उसके पीछे देखते हैं जाके, तो पूँछ वहाँ से जाती हुई कहाँ दिखती है, सीधा बाथरूम के अंदर वो चला जाता है। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub, और जब तक वो कहते हैं मैं बाथरूम में पहुंचा तब तक वो नहाने वाला जो एक बाथटब होता है उसके ऊपर पहुंच चुका था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पाउस, और वो फम्बलिंग कर रहा था, यानी बहुत ही बुरे ढंग से वो जो आपने देखा है नल जो होते हैं आजकल जो सिल्वर कलर के, वो क्रोमियम के बने हुए होते हैं, तो वो जो क्रोमियम का बना हुआ जो नल है उसके ऊपर वो चढ़ा हुआ था और बहुत ही बुरी तरह से उसको वो हिलाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे वो फम्बलिंग कर रहा था। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, फम्बलिंग का मतलब होता है बहुत ही फूहड़पन से कुछ कोशिश जो की जाती है उसको बोलते हैं। पाउस का मतलब होता है पंजे, और अमेज का मतलब होता है हैरान। टैप्स यानी नल, और ट्रिकल यानी बूंद बूंद टपकना। अब वो ये कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा बाथरूम में तो मैंने देखा कि वो तो क्रोमियम का जो नल है उसके ऊपर पहुँच गया था,
बाथ टब के ऊपर से होते हुए, और उसके ऊपर एक बहुत ही फूहड़पन वाले तरीके से अपने पंजे से उसको हिला रहा था, यानी वो कोशिश कर रहा था उस नल को खोलने की, वो जो टैप था उसको खोलने की वो कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड इन लेस देन अ मिनट, और वो कहते हैं मैं हैरान हो गया, 1 मिनट से भी कम समय लगा उसको ये करने में, और ये देख के मैं हैरान था कि क्या किया उसने। I watched amazed in less than a minute he had turned the tap, यानी 1 मिनट से भी कम समय में उसने क्या किया, जिस तरह से वो फूहड़पन से अपने पंजों से उस नल को हिला रहा था, तो जो उसकी नॉब होती है खोलने वाली उसको वो हिला चुका था, और वो जो नल है वो चालू कर दिया था उसने। फार इनफ टू प्रोड्यूस अ टिकल, यानी अब ज़्यादा दूर नहीं था कि वो उसको पूरा खोल पाता। उसने क्या किया, उसको थोड़ा तो खोल दिया कि उसमें से थोड़ी थोड़ी जो पानी की जो धारा है वो बूंद बूंद करके बहने लग गई। वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ ही क्षणों के बाद में, और टू अचीव द फुल फ्लो, यानी कुछ ही क्षणों के बाद में पहले पानी थोड़ा थोड़ा टपक के आया, और उसको, और उसने उसके साथ में हिलाया उसको, तो बहुत तेज पानी फ्लो के साथ यानी बहाव के साथ पानी आना शुरू हो गया। तो देखो बच्चों, खुद ही उसने जाके, ऑटर ने खुद ही वो पहले बाथ टब के ऊपर चढ़ा और फिर वहाँ से वो नल के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि कैसे नल को खोला जाता है और पानी कैसे आता है, और पानी के बिना तो ये रह नहीं सकते। तो वो खुद गया और उसने खुद कोशिश करी अपने पंजे से, और वो पानी चालू करने में कामयाब हो गया। पहले पानी धीरे धीरे आया और फिर बहुत तेज़ धारा में बहने लगा। He had been lucky to turn the tap the right way, यानी वो खुशकिस्मत था कि उसने जब आज नल खोला तो वो सही तरीके से खोला, क्योंकि हमें पता है नल के जो डायरेक्शंस होते हैं इस तरह से हम उसको खोलते हैं और इस तरह से हम उसको बंद करते हैं। तो आज वो लकी था कि वो उसने सही डायरेक्शन की तरफ कोशिश करी, प्रयास किया, और वो सफल हो गया। On later occasions he would sometimes screw it up, लेकिन कभी कभी उसके बाद जब दोबारा वो कभी प्रयास करता था तो वो कभी कभी फंस जाता था। Screw it up till टाइटर, और वो क्यों फंस जाता था, क्योंकि वो उसको खोलने के बजाय जब और कोशिश करता था तो वो उल्टे डायरेक्शन में उसको घुमाने लग जाता था, और वो और ज़्यादा नल जो है वो टाइट हो जाता था, कस जाता था। चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट, और उस चीज़ को देख के वो चिटरिंग करता था, चिटरिंग यानी ची 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 आवाज़ करता था, उसको बहुत तेज गुस्सा आता था। विथ इरिटेशन, और वो थोड़ा सा झुंझला जाता था कि ये क्या हो रहा है, आज खुल क्यों नहीं रहा ये नल, और वो निराश हो जाता था कि आज नाकाम हो गया वो उस नल को खोलने में, और उसको लगता था कि आज जो नल है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, मेरा साथ नहीं दे रहा, खुल नहीं रहा। जबकि गलती वो क्या करता था, वो गलत डायरेक्शन में उसको घुमाना शुरू कर देता था नल को, तो वो ज़्यादा टाइट हो जाता था। तो इसीलिए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बार वो नल खोल लेता था, कभी कभी उसके साथ ऐसा भी होता था कि नल उल्टी डायरेक्शन में खोलना शुरू कर देता था, तो वो टाइट हो जाता था, और फिर उसको निराशा हाथ लगती थी और वो सोचता था कि नल जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। चिटरिंग का मतलब होता है ची ची करना, ये आवाज़ होती है उदबिलाव की। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी। अब वो कहते हैं बहुत ही जल्दी मिज जो है वो मेरा पीछे पीछे आने लग गया, यानी मेरे साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और वो जैसा मैं कहता था वैसा वो करने लग गया। फॉलो मी विदाउट अ लीड, यानी अब मुझे उसको बांध के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि भाई मैं कोई उसको जो बेल्ट बनाई थी उससे पकड़ के रखूं। अब उसकी बेल्ट हट गई थी और बिना बेल्ट के ही वो उसके साथ उसके पीछे पीछे चलता रहता था, क्योंकि वो अब उसका दोस्त भी बन चुका था और उसको उसके साथ अच्छा लगता था। तो यानी वो थोड़ा जो कहते हैं ना, पालतू जब हम जानवर को रखते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे साथ घुल मिल जाता है और वो हमारी हर चीज़ को समझने लग जाता है, तो उसको बांध के रखने की ज़रूरत नहीं होती। एंड कम टू मी When I called his name, और अब वो कहते हैं जब भी मैं उसका नाम बोलता था, मिजबिल वो कहीं पे भी होता था वो चुपचाप मेरे पास आ जाता था, तो अब उसको बेल्ट से बांधने की ज़रूरत नहीं थी। He spent most of his time in play, और वो अपना ज़्यादातर समय जो है वो खेलने में व्यतीत करता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed saucer player using all 4 feet to dribble the ball। अब
आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जो अपना समय था वो किस तरह से स्पेंड करता था। ही स्पेंड आवर्स, यानी वो घंटों व्यतीत करता था शफलिंग अ रबर बॉल, एक रबर की जो गेंद थी उसको शफल करने में, यानी उसको हिलाने में। हम जिस तरह से ड्रिबल भी करते हैं, शफल भी करते हैं, वो सब करने में उसको बहुत मज़ा आता था। रबर बॉल राउंड द रूम, पूरे कमरे में उसको वो घुमाता रहता था, शफल करता रहता था इधर से उधर। लाइक अ 4-footed सॉसर प्लेयर, जिस तरह से एक सॉसर का मतलब होता है, फुटबॉल जो व्यक्ति खेलते हैं उनको सॉसर प्लेयर्स बोलते हैं। तो फुटबॉल में 2 पाँव से हम बॉल को आगे पीछे करते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। तो अब क्योंकि ये ऊद बिलाव है, इसके 4 पाँव हैं, पर इन चारों पाँव से वो उस फुटबॉल प्लेयर की तरह, सॉसर प्लेयर की तरह चारों पाँव से उस गेंद के साथ खेलता था। और किस तरह से खेलता था? 4-footed सॉसर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। तो ड्रिबल का मतलब होता है इस तरह से, जैसे हम टप 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 करते हैं तो हाथ से करते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं वो पाँव से भी कर लेते हैं, तो अपने दोनों पाँव से कर लेते हैं ऐसे करके। वैसे ही अब यहाँ पर ये जो हमारा ऊद बिलाव है इस कहानी में, चारों पाँव से ड्रिबल करता था उस गेंद को। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और कभी कभी अपनी गर्दन से भी उसको एकदम झटके से उछाल देता था गेंद को। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, यानी इतनी दूर फेंक देता था कि हमें आश्चर्य होता था कि इतना छोटा सा ऊद बिलाव इस गेंद को इतना ऊंचा कैसे, इतनी दूरी तक कैसे फेंक सकता है। तो इस तरह से वो उस गेंद से खेलता था। बट द रियल प्लेयर ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, लेकिन उसका जो असली जो गेम था, यानी असली खिलाड़ी का रूप कब देखने को मिलता था? जब वो अपने पीठ के बल लेट जाता था एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाव्स, और पंजों के ऊपर, यानी उल्टा लेट के चारों पाँव के पंजों से ऐसे ऐसे करके उस बॉल को जब उछालता था और पीठ के बल लेटता था। फ्लिक मतलब होता है एक तेज हल्का प्रहार, और जगल्स का मतलब होता है बाजीगर। आपने देखा होगा बाजीगर इस तरह से गेंदों को उछालता है, 4 गेंदें होती है, एक पकड़ता है। तो उसी तरह से ये क्या करता था, उल्टा लेट जाता था पीठ के बल और चारों पाँव ऊपर करके उससे जिगलिंग किया करता था, एक जिगलर की तरह। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब बाजीगर वाली अटखेलियाँ किया करता था। मार्बल्स वर मिजबल्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और उसका ये जो समय बिताने का जो तरीका था उसमें कंचे जो हैं उनसे खेलना भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका एक पसंदीदा खिलौनों में से एक कंचे भी हुआ करते थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one टू द फ्लोर। अब जैसा कि हमने देखा कि बाजीगर गेंद को उछालता है, वैसे ये उल्टा लेट जाता था अपने पीठ के बल और 2 से ज़्यादा 3 या 4 कंचे ले लेता था और उनको उछालता था, और इतनी अच्छी तरीके से उछालता था बिल्कुल एक बाजीगर की तरह कि एक भी कंचा ज़मीन पे नहीं गिरने देता था, और ये खेल इसको सबसे ज़्यादा पसंद था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them, यानी पीठ के बल लेट के 2 या 3 को वो उछालता था। एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली, और लेट के जो उसकी जो चौड़ी सी जो पेट है उसके ऊपर पाँव को ऊपर करके विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, बिना एक भी कंचे को गिराए हुए वो इस तरह से मस्ती करता था। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक का ये मिजविल द ऑटर चैप्टर समझ में आया होगा कि हमने देखा कि एक ऑटर के आने से किस तरह से जो लेखक हैं उनके यहाँ पर कितने तरह के परिवर्तन होते हैं। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग इसे पढ़िएगा। थैंक यू।